मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में भारत में आपातकाल भाग 18 में जिसका वर्णन है उसकी चर्चा किया था। राष्ट्रीय आपातकाल को मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, मैं उसके आगे बढ़ रहा हूँ। हम जानते हैं कि जैसा पहले चर्चा कर चुका हूँ, आपातकाल की घोषणा 3 आधारों पर होती है। पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, जिसको मैंने समझाया, जो राष्ट्रीय आपातकाल है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में, और तीसरा है वित्तीय आपात। तो मैं संवैधानिक तंत्र विफलता की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कैसे होती है, उसका प्रभाव क्या होता है, और वित्तीय स्थिति यानी वित्तीय संकट की स्थिति जब पैदा होती है उसमें कैसे आपातकाल की घोषणा होती है, उसका क्या प्रभाव होता है, इस वीडियो में मैं इसका जिक्र करूंगा। तो आप जानते हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो गया है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि राज्यों का सामान्य प्रशासन तंत्र अपने हाथ में ले ले और वहाँ पर आपातकाल की उद्घोषणा कर दे। जब आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी तो उसका आधार ढूंढा जाता है। तो अनुच्छेद 356 का जिक्र आता है। इसमें बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में या आशंका पर, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर विफल होने की आशंका है तो भी राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की आशंका मात्र से ही राष्ट्र प्रशासन लागू हो जाता है, आपातकाल लागू हो जाता है। इसकी रिपोर्ट कौन देगा? इसकी रिपोर्ट देता है राज्यपाल। राज्यपाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यों का शासन किस प्रकार चलाया जा रहा है उसको वो देखे। राज्यपाल को अगर लगता है कि राज्यों में संवैधानिक उपबंधों के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल पा रही है तो वह एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजेगा जिसमें वो कहेगा कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि राज्यों में संवैधानिक शासन नहीं चलाया जा सकता, संवैधानिक शासन स्थापित नहीं हो सकता। फिर ऐसी स्थिति में आपातकाल की घोषणा उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति करता है। आधार उसका क्या है? आधार 355 अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि राज्यों की सुरक्षा करने का दायित्व केंद्र सरकार पर है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि राज्यों में शासन किस तरह से चलेगा सुचारू रूप से, इसको देखने की जिम्मेदारी 355 के तहत केंद्र को सौंपी गई है। केंद्र इस बात को देखेगा कि राज्यों में संवैधानिक उपबंधों के अनुसार शासन चलता रहे। अगर नहीं चल पा रहा है तो फिर आवश्यक कदम जो 356 में बताया गया है उसको उठाए और आपातकाल की घोषणा करके शासन तंत्र को अपने हाथ में ले। तो पहला आधार बनता है अनुच्छेद 355। दूसरा आधार क्या है? अनुच्छेद 256 में बताया गया है कि संघ का ये कर्तव्य है कि राज्य की सुरक्षा करें, राज्यों में जो सामान्य प्रशासन तंत्र है वो अच्छी तरह से काम करे। ये 256 में इस बात का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 257 में भी ये कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को निर्देश देने तक विस्तृत है। इसका मतलब ये हुआ कि संघ सरकार इस अनुच्छेद के तहत राज्यों को आदेश और निर्देश दे सकती है कि उसको अपने कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का पालन किस हद तक करना है। और ख़ास करके हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि 257 में कहा गया है कि 300 की राज्यों को ये अधिकार है, ये कर्तव्य है कि वो अपने कार्यपालिका शक्ति का इस तरह से अनुपालन करें कि उससे केंद्र के आदेशों निर्देशों का उल्लंघन ना हो। और चौथी बात 365 में कहा गया है, अनुच्छेद 365 में बहुत साफ कर दिया गया है कि संघ के निर्देश का पालन करना राज्य के लिए बाध्यकारी है। अर्थात 365 अनुच्छेद में जो संघ की कोई आदेश निर्देश किसी राज्य को देता है तो राज्य ये नहीं कह सकता कि हम उसका पालन नहीं करेंगे, उसके आदेशों का पालन करना भी बाध्यकारी है। और ये चारों जो स्थिति बताई गई, इन चारों स्थितियों में साफ साफ यह स्पष्ट होता है कि अगर
इन अनुच्छेदों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, तो इसमें किसी भी आधार को राज्यों में इमरजेंसी का आधार बनाया जा सकता है और किसी भी आधार को लेते हुए राज्यों में आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब जब आपातकाल लागू कर दिया जाएगा तो फिर उसका अनुमोदन भी होना चाहिए। उसकी अवधि कितनी होगी इसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो इसका जो अनुमोदन है, इसका अनुमोदन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, इसका अनुमोदन संसद के द्वारा किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों के द्वारा, यानी लोकसभा के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। यदि लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो राज्यसभा के द्वारा ही साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब हो गया उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, साधारण बहुमत से अनुमोदन करना आवश्यक है। जब साधारण बहुमत से राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाएगा तो फिर इमरजेंसी अनुमोदन की तिथि से 6 माह तक लागू रहेगी और अनुमोदन के पूर्व एक बार में केवल 2 माह तक लागू रहेगी। अनुमोदन के पूर्व 2 माह तक और अनुमोदन के बाद 6 माह तक लागू रह सकती है। इसके बाद ये जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल अगर लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो नवगठित लोकसभा जो आएगी, उस नवगठित लोकसभा को 30 दिनों के अंदर अपने साधारण बहुमत से इस अनुमोदन को, मतलब इस आपातकाल का अनुमोदन करना आवश्यक है, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। ये 6 माह का जो समय दिया गया है, ये 6 माह का समय कितनी बार बढ़ाया जा सकता है इसका जिक्र संविधान में किया गया है। ये अधिकतम कुल मिलाकर 3 वर्ष तक किसी भी राज्य में आपातकाल लागू किया जा सकता है। लेकिन इसका 2 अपवाद भी है। पहला अपवाद है पंजाब राज्य। पंजाब में 5 वर्ष तक लगातार आपातकाल लागू किया गया और ऐसी परिस्थिति थी, संविधान में 68वां संशोधन किया गया और 68वें संशोधन के द्वारा इमरजेंसी के पीरियड को पंजाब के संदर्भ में, केवल पंजाब के संदर्भ में इसको बढ़ाया गया और बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये पंजाब के संदर्भ में ये 5 वर्ष है, बाकी राज्यों के संदर्भ में 3 वर्ष है। लेकिन एक अपवाद इसका और है, और वो अपवाद है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी 6 वर्ष तक इमरजेंसी का प्राविधान लागू है। क्योंकि राज्य का दर्जा इसका ले लिया गया, इसलिए इस प्राविधान का यहाँ लागू किया जाना का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन ये 2 अपवाद हैं, इन दोनों राज्यों में 3 वर्ष से अधिक इमरजेंसी लागू रह चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसके आगे बढ़ता हूँ। उद्घोषणा का प्रभाव क्या पड़ता है जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो फिर क्या प्रभाव इसका पड़ता है ये जानना जरूरी है। तो मैं प्रभावों की चर्चा करूंगा। तो पहला प्रभाव ये पड़ता है कि कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति तथा व्यवहार में राज्यपाल में निहित होना। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल एक एजेंट के तौर पर, यानी संघ के एक एजेंट के तौर पर राज्यपाल काम करता है। यानी राज्यपाल के हाथ में संपूर्ण शासन तंत्र, खास करके कार्यकारी शासन तंत्र आ जाता है और केंद्र की सरकार के राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में रह करके वो शासन की देखभाल करता है इस दौरान। दूसरी बात है, जो विधायी शक्ति होती है, विधायी शक्ति किस में निहित हो जाती है? संसद में। यानी संसद को अधिकार हो जाता है कि वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर वो कानून बना सकती है और वो कानून उसके केवल आपातकाल के दौरान ही लागू रहेंगे,
और जैसे ही आपात स्थिति समाप्त हो जाएगी, संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और पुनः विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इस दौरान जो संसद होती है वो सक्रिय रहती है और राज्य विधानमंडल उस समय निलंबित होता है। तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है? राज्य के किसी भी निकाय को, बॉडीज़ को या किसी भी प्राधिकरण, अथॉरिटीज़ को या समाप्त किया जा सकता है, उसके प्रावधानों को समाप्त किया जा सकता है और उसके अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। अर्थात जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ को समाप्त भी किया जा सकता है और लोकल बॉडीज़ के अधिकारों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, कटौती भी की जा सकती है। तीसरा प्रभाव ये पड़ता है। और जो चौथी बात है वो है केंद्र द्वारा जो उठाए गए समस्त कदम होंगे वो केवल और केवल राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान, आपातकाल के कार्यकाल के दौरान लागू रहेंगे। जैसे ही कार्यकाल समाप्त होगा और वो प्राविधान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो ये तो प्रभावों की बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं अब तक की स्थिति के बारे में बताता हूँ। अब तक की स्थिति, अब तक की स्थिति। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं क्योंकि वो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। अब तक की स्थिति ये है कि 117 बार, ये 2020 तक की स्थिति है, मई 2020 तक की स्थिति ये है कि अब तक 117 बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। कुल 29 राज्यों में से 27 राज्यों में इमरजेंसी की घोषणा की जा चुकी है। 2 राज्य ऐसे हैं, एक तो है पश्चिम बंगाल, 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर अब तक इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई है। एक राज्य उसमें है तेलंगाना और जो दूसरा राज्य इसमें है वो है छत्तीसगढ़। ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर अब तक इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 27 राज्य अब तक हैं जहां इमरजेंसी की घोषणा हुई है। 117 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जाने वाला जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर 6 वर्ष और 6 वर्ष और 264 दिन तक अब तक इमरजेंसी लागू रह चुका है। तो ये सर्वाधिक अवधि वाला जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। और एक फैक्ट और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पंजाब भी एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ पर पंजाब में 5 वर्ष तक अर्थात 1900 पंजाब भी एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर 5 वर्ष लगातार अर्थात 1987 से लेकर 1992 तक इमरजेंसी लागू रही। इसके बाद बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इमरजेंसी लागू हुई लेकिन इतना पीरियड कभी नहीं रहा है। 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर इमरजेंसी का जो अवधि था वो सर्वाधिक सबसे कम था और वो दोनों राज्य जो सबसे कम अवधि वाले जो हैं वो हैं पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। पश्चिम बंगाल और दूसरा हो गया कर्नाटक। ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर केवल 7 दिन तक इमरजेंसी लागू रही कुल मिलाकर, यानी 7 दिन तक पश्चिम बंगाल में और 7 दिन तक कर्नाटक में। ये सबसे कम अवधि का इमरजेंसी के राज्य हैं, 2 राज्य ऐसे हैं। और एक फैक्ट और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सर्वाधिक बार
इमरजेंसी की घोषणा सर्वाधिक 10 बार इमरजेंसी की घोषणा मणिपुर राज्य में की गई। और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अब तक 9 बार उत्तर प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। अब मैं बात करूँगा राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ। उस वीडियो में मैंने ये बात इसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता था कि एक साथ ये बात हो जाए। तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लागू हो चुका है। इसको मैं यहीं पे पूरा कर दे रहा हूँ। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। और इसके पहले मैंने आपको बताया 117 बार राष्ट्रपति शासन मतलब 356 और राष्ट्रीय आपातकाल मतलब 352 के तहत 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई जब चीन ने 26 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया, यानी चीन के आक्रमण के समय ये पहली बार इमरजेंसी की घोषणा की गई। और ये इमरजेंसी 1978 तक लागू रही, 1978 तक। इसीलिए जब पाकिस्तान ने 1965 में भारत पर आक्रमण किया तो उस समय इमरजेंसी की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि पहले से ही इमरजेंसी की घोषणा थी। और इसीलिए उस दूसरी बार जो इमरजेंसी की घोषणा हुई वो जब पाकिस्तान ने भारत पर 1971 में जब आक्रमण किया तो फिर 3 दिसंबर 1971 को ही इमरजेंसी की घोषणा की गई। 3 दिसंबर 1971 ये दूसरी बार इमरजेंसी की घोषणा, आपातकाल की घोषणा की गई 352 के तहत जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। और इसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हारा। और फिर इस युद्ध के बाद ये इमरजेंसी की घोषणा लंबे समय तक लागू रही। ये इमरजेंसी की घोषणा लागू ही थी तब तक। तीसरी बार भी आंतरिक अशांति के आधार पर जो उद्घोषणा की गई थी, आंतरिक अशांति के आधार पर उद्घोषणा तीसरी बार की गई। ये उद्घोषणा की गई 25 जून 1975 को। 25 जून 1975 को ये उद्घोषणा की गई आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। तो ये जो उद्घोषणा थी, ये उद्घोषणा और पहले की जो उद्घोषणा 1971 की, ये दोनों साथ साथ चली और दोनों 1977 में समाप्त हुई। 1977 में फिर शाह कमीशन गठित हुआ। शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 44वां संविधान संशोधन आया और फिर आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द डाला गया। सशस्त्र विद्रोह शब्द डाला गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। तो ये तो हो गई अब तक की स्थिति दोनों बार। अब एक और बचा हुआ है जो तीसरा है वित्तीय संकट, यानी आपातकाल की घोषणा। तीसरा जो बचा हुआ है वो है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट की स्थिति में संविधान में ये तीसरे प्रकार के संकट का जिक्र किया गया है। कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सरकार के पास में भारी मात्रा में वित्त का अभाव हो जाता है, बहुत कमी हो जाती है और शासन सत्ता, सामान्य शासन सत्ता वित्त के अभाव में नहीं चलाई जा सकती है। तो ऐसे संकट की घोषणा राष्ट्रपति, यानी वित्तीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। और इस तरह की उद्घोषणा के लिए भी कैबिनेट की लिखित सलाह की आवश्यकता होती है। कैबिनेट की लिखित सलाह, यानी लिखित सलाह पर ही ये उद्घोषणा
की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की जब उद्घोषणा की जाएगी, इस तरह की जब उद्घोषणा की जाएगी तो 2 माह के भीतर, यानी 2 माह के भीतर अंदर अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन कौन करेगा? संसद करेगी। यानी 2 माह के भीतर संसद अनुमोदन करेगी। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से ये अनुमोदन किया जाएगा। जब इन दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाएगा तो फिर ये उद्घोषणा 6 माह तक लागू होगी और इस उद्घोषणा को अनंत काल तक लागू रखा जा सकता है। तो ये तो उद्घोषणा लागू होने की बात हो गई। अब मैं बात करूंगा इसके समाप्ति की। तो समाप्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हो सकती है। इसी तरह से 356 के तहत जो घोषणा की जाती है उसकी भी समाप्ति कभी भी राष्ट्रपति वापस कर सकता है। 352 की भी समाप्ति कभी भी राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन 352 में एक आर्टिकल और जोड़ा गया है। 352 की समाप्ति के लिए एक दूसरा तरीका ये है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य यह प्रस्ताव पेश कर सकते हैं कि आपातकाल समाप्त किया जाए और फिर लोकसभा में उसकी चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति भी लोकसभा को बुला सकता है और लोकसभा अध्यक्ष भी बुला सकता है। फिर चर्चा के बाद फिर यदि लोकसभा में बहुमत से यह तय हो जाता है कि इमरजेंसी को समाप्त किया जाए, आपातकाल को समाप्त किया जाए, तो भी आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। और ये प्राविधान केवल 352 के तहत इमरजेंसी समाप्त करने तक सीमित है। 356 और 360 को समाप्त करने के लिए इस तरह की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो किसी भी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी निर्देश देने का अधिकार संघ सरकार को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वित्तीय संकट का पहला प्रभाव ये हो जाता है कि किसी भी राज्य के वित्तीय लेन देन संघ तय करती है। यानी संघ सरकार को अधिकार है कि किसी भी राज्य के वित्तीय लेन देन और उसके वित्तीय कार्य को वो अपने अनुसार, अपने निर्देश के अनुसार लागू करा सकता है। दूसरी बात यह है, संघ तथा राज्य दोनों प्रकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है। यानी चाहे वो संघ के कर्मचारी हों, चाहे राज्य के कर्मचारी हों, कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है और ये कटौती संसद के प्रस्ताव द्वारा होती है। संसद के प्रस्ताव द्वारा। तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है? तीसरा प्रभाव ये है कि जो वेतन भत्तों के कटौती की बात है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सहित सभी प्रकार के न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय तथा अन्य जो न्यायालय हैं, सभी प्रकार के न्यायालय के न्यायाधीशों में वेतन भत्तों की कटौती की जा सकती है राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश से। और इसी तरह से इस दौरान नए प्रकार के कर जनता के ऊपर लागू किए जा सकते हैं, नए प्रकार के टैक्सेज लगा सकती है सरकार। फिर पुराने जो टैक्सेज हैं, पुराने जो कर हैं, उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है और तमाम प्रकार के जो टैक्सेज हैं उसमें नए सिरे से संशोधन हो सकता है। तो इस तरह से वित्तीय संकट के ये प्रभाव पड़ते हैं और अब तक वित्तीय संकट की स्थिति नहीं आई है। जम्मू कश्मीर राज्य अब तक अपवाद था और चूँकि जम्मू कश्मीर चूँकि राज्य का ही दर्जा उसका समाप्त हो गया तो वित्तीय संकट की स्थिति वहाँ पर भी
लागू हो सकती है, यानी पूरे देश में लागू हो सकती है। तो ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, नमस्कार।